और किसी को गाली देकर अगर मेरा काम हो सकता है तो गाली भी देने को हम नहीं शर्माएंगे। लेकिन अगर उसके बगैर काम हो सकता है और वो संभावना ज्यादा है तो हम क्यों गाली दें? बराबर है, क्योंकि हम गली के गुंडे मवाले नहीं हैं, हम लोग वो हैं। 8 मई 2006 के दिन केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों, रक्षा पेंशन धारकों, रेलवे पेंशन लेने वालों और फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाले लाखों लोगों के लिए कई अहम अपडेट चर्चा में बने हुए हैं। इस समय पूरे देश में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 4 महीने के एरियर, 8वें वेतन आयोग, कम्यूटेशन रिकवरी और एडिशनल पेंशन जैसे विषयों को लेकर लगातार नई सूचनाएं सामने आ रही हैं और इनका सीधा असर कर्मचारियों तथा पेंशनरों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए आज की जानकारी को ध्यान से समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों पर कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करें महंगाई राहत और महंगाई भत्ते के 4 महीने के एरियर की, तो अलग अलग जगहों से यह जानकारी मिल रही है कि कई पेंशनरों के खातों में एरियर की राशि पहुंचना शुरू हो चुकी है। विशेष रूप से वे लोग जो बैंक सीपीपीसी के माध्यम से पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके खातों में छोटे छोटे हिस्सों में भुगतान आने की खबरें सामने आई है। कुछ रेलवे पेंशनरों को एसबीआई की ओर से एरियर जमा होने के मैसेज भी प्राप्त हुए हैं। कई मामलों में पूरा भुगतान एक साथ नहीं आया, बल्कि अलग अलग राशि के रूप में जमा कर दिया हुआ है। उदाहरण के तौर पर किसी पेंशनर को पहले 5/20 का मैसेज मिला और बाद में दूसरी रकम अलग से दिखाई दी। इससे यह संकेत मिल रहा है कि बैंक स्तर पर एरियर की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी की जा रही है और भुगतान भी किस्तों में खातों तक पहुंच रहा है। इससे में उसका बाइड ऐसे में जिन पेंशनरों को अभी तक पूरी राशि नहीं मिली है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में कई बार एरियर अलग अलग समय पर और अलग अलग एंट्री के रूप में क्रेडिट होता है। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि फिलहाल जिन खातों में एरियर पहुंचने की खबरें आ रही है, वे अधिकतर बैंक सीपीपीसी से जुड़े पेंशनरों से संबंधित है। वहीं स्पर्श सिस्टम से पेंशन लेने वाले काफी पेंशनरों को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। स्पर्श पेंशनरों का कहना है कि उन्हें अब तक 4 महीने के एरियर का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है और इसी कारण उनके मन में यह सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर उनका पैसा कब तक आएगा। वर्तमान स्थिति को देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि स्पर्श सिस्टम में एरियर प्रोसेसिंग थोड़ी धीमी चल रही है और संभावना जताई जा रही है कि 10 मई के आसपास या उससे पहले भुगतान शुरू हो सकता है। हालांकि जब तक रकम सीधे खाते में जमा ना हो जाए या आधिकारिक सूचना जारी ना हो, तब तक किसी वायरल संदेश या अपुष्ट दावे पर भरोसा करना सही नहीं माना जा सकता। इसी बीच पेंशनरों के बीच एक और बड़ी चर्चा चल रही है कि आखिर बैंक सीपीपीसी सिस्टम ज्यादा बेहतर था या स्पर्श सिस्टम अधिक सुविधाजनक है। पुराने बैंक सीपीपीसी सिस्टम के माने के लिए पढ़ाना के सालों से मानवी से आने वाला बारे में कई पेंशनरों का अनुभव रहा है कि उन्हें समय पर पेंशन मिल जाती थी और कई बार महीने के अंतिम दिन से पहले ही राशि खाते में पहुंच जाती थी। इतना ही नहीं, एरियर का निपटान भी अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता था। दूसरी ओर स्पर्श सिस्टम से जुड़े कुछ पेंशनरों का कहना है कि उन्हें भुगतान अक्सर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर मिलता है और एरियर की प्रक्रिया में भी देरी देखने को मिलती है। इसी वजह से लगातार यह लास्टी प्रक्रिया के संबंधी लिखता रेजदारमात बहस बनी हुई है कि दोनों सिस्टम में से कौन सा ज्यादा आसान और भरोसेमंद था। यदि आप भी पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट समय पर पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटी लगने वाली खबर भी सीधे आपकी सैलरी या पेंशन पर असर डालती है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। अप्रैल महीने के दौरान यह चर्चा तेज हुई थी कि केंद्र सरकार डीए और डीआर को 65% से बढ़ाकर सकती है। इसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी कुल 4 महीने के एरियर को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों में लगातार उत्सुकता बनी हुई थी। अब कुछ खातों में भुगतान शुरू होने की जानकारी मिलने के बाद उम्मीद और बढ़ गई है
लेकिन यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि सभी पेंशनरों को एक ही दिन भुगतान नहीं मिलता। बैंक, विभाग, पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर और सिस्टम के अनुसार भुगतान की गति अलग अलग हो सकती है। इसीलिए यदि किसी एक व्यक्ति को एरियर प्राप्त हो गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसी समय सभी के खाते में रकम पहुंच जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी को अभी तक भुगतान प्रोसेसिंग सेंटर और सिस्टम के अनुसार भुगतान की गति अलग अलग हो सकती है। आंसर कि भारत में प्रोसेसिंग सेंटर भुगतान की गति अलग अलग प्रोसेसिंग सेंटर और सिस्टम के अनुसार भुगतान की गति अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार यदि किसी को अभी तक भुगतान प्रोसेसिंग सेंटर और सिस्टम के अनुसार नहीं मिला है तो इसका यह मतलब भी नहीं कि प्रक्रिया रुक गई है। ऐसे मामलों में बैंक स्टेटमेंट, आधिकारिक पोर्टल और बैंक से मिलने वाले संदेशों को ध्यान से जांचना चाहिए। अब दूसरे बड़े मुद्दे की बात करें तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह मामला एक रिटायर्ड मेजर अधिकारी की डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार कमांडो ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी को गंभीर चोट लगी थी और उन्हें कई ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। मेडिकल बोर्ड ने उनकी विकलांगता को कम प्रतिशत में माना था। बाद में आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल ने अधिकारी के पक्ष में फैसला देते हुए डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ देने की बात कही। इसके बाद सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी और ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी माना कि यदि सेवा के दौरान लगी चोट या विकलांगता से जुड़ा मामला हो और रिकॉर्ड कर्मचारी के पक्ष में हो तो ऐसे मामलों में पेंशन लाभ देने से बचना उचित नहीं माना जा सकता। इस फैसले का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कई पूर्व सैनिक और रक्षा पेंशनर डिसेबिलिटी पेंशन या कम प्रतिशत तय किए जाने की समस्या का सामना करते हैं। कई बार मेडिकल करते हैं कि अभी सारी करने के लाभ देने के लिए, 12 छेड़ करने के लिए, इतनी बड़ा जानकारी करने के लाभ देने के मेडिकल करने के लिए बोर्ड कम प्रतिशत निर्धारित कर देता है। लेकिन सेवा रिकॉर्ड, चोट की प्रकृति और पुराने न्यायिक फैसलों के आधार पर राहत मिलने की संभावना बनी रहती है। अदालत ने ऐसे मामलों में राउंडिंग ऑफ के सिद्धांत को भी महत्वपूर्ण माना है। यदि किसी पेंशनर को उचित डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही हो, प्रतिशत कम माना गया हो या एएफटी के आदेश के बाद भी लाभ ना मिला हो तो उसके पास कानूनी विकल्प मौजूद रहते हैं। ऐसे मामलों में मेडिकल रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड, दस्तावेज और पुराने आदेश बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हर पेंशनर को अपने सभी जरूरी कागजात सुरक्षित रखने चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सही सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर, जो इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। काफी समय से सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही थी कि 8वें वेतन आयोग का लाभ 2026 से मिलेगा या 2028 से लागू होगा। कुछ जगहों पर यह दावा भी किया जा रहा है था कि यदि वेतन आयोग की सिफारिशें देर से लागू हुई तो कर्मचारियों और पेंशनरों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान को लेकर यह चर्चा सामने आई कि किसी भी कर्मचारी या पेंशनर को 8वें वेतन आयोग के कारण देर सिफारिशें नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यही निकाला जा रहा है कि भले ही रिपोर्ट आने और लागू होने में समय लगे, लेकिन प्रभावी तारीख कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखकर तय की जा सकती है। यदि आयोग की सिफारिशें बाद में लागू होती है और प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2006 मानी जाती है तो बीच की अवधि का एरियर भी मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि संशोधित सैलरी या पेंशन जनवरी 2028 से लागू होती है लेकिन प्रभावी तिथि 8 जनवरी 2006 रखी जाती है तो 2006 और 2007 की अवधि का अंतर एरियर के रूप में दिया जा सकता है। यही कारण है कि कर्मचारी और पेंशनर इस विषय को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। हालांकि अंतिम स्थिति आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। इसलिए किसी भी जानकारी को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि मांग, चर्चा और अंतिम मंजूरी में बड़ा अंतर होता है।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी मांगों में एडिशनल पेंशन का मुद्दा भी काफी प्रमुख बन चुका है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त पेंशन 25 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलती है, लेकिन पेंशनर संगठनों के दार में बाथरा राजदार में बाथरा राज मिलती है। का कहना है कि औसत आयु को देखते हुए अधिकांश पेंशनरों को 76 से 56 वर्ष की आयु के बीच अधिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए 80 वर्ष से एडिशनल पेंशन शुरू करना व्यावहारिक नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर मांग की जा रही है कि अतिरिक्त पेंशन 65 वर्ष की आयु से शुरू की जाए। प्रस्ताव के अनुसार 66 वर्ष पर बेसिक पेंशन में 5% सप्ताह वर्ष पर, 10% सप्ताह और 80 वर्ष पर 20% की वृद्धि दी जाए। इसके बाद हर 5 साल के अंतराल पर यह बढ़ोतरी आगे जारी रखी जाए, ताकि अधिक उम्र तक पहुंचने वाले पेंशनरों को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सके। भारत पेंशनर समाज प्रतिशत से 5 के स्थान में साफ और अन्य पेंशनर संगठनों ने यह मांग 8वें वेतन आयोग की समिति के सामने रखी है। उनका कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ पेंशनरों की जरूरतें भी बढ़ती जाती है। दवाइयों, इलाज, देखभाल, घरेलू खर्च और जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यदि 66वें वर्ष से अतिरिक्त पेंशन शुरू होती है तो लाखों लोगों को वास्तविक राहत मिल सकती है। हालांकि फिलहाल यह केवल मांग के रूप में सामने आई है और इसे मंजूरी मिलना अभी तय नहीं माना जा सकता, लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह मुद्दा पेंशनरों की ओर से काफी मजबूती के साथ उठाया जा रहा है। इसी प्रकार रेलवे फेडरेशन की ओर से भी 8वें वेतन आयोग के सामने कई अहम मांगे रखी गई है। इनमें एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव, कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि कम करना, पेंशन फार्मूले में सुधार, पेंशन को टैक्स फ्री करना, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और डीएडीआर के फार्मूले में संशोधन जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर विशेष मांग यह है कि इसकी अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल कर दी जाए। पेंशनरों का तर्क है कि कई मामलों में कम्यूटेशन की राशि काफी पहले रिकवर हो जाती है, लेकिन कटौती 15 वर्षों तक जारी रहती है। इसलिए इस अवधि को कम करना बड़ी राहत साबित हो सकता है। इसके साथ ही पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 60% करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई जा रही है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद खर्च कम नहीं होते, बल्कि स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़े खर्च कई बार और बढ़ जाते हैं। इसी कारण पेंशन प्रतिशत बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग भी लगातार दोहराई जा रही है। पेंशनरों का कहना है कि पेंशन कोई अतिरिक्त कमाई नहीं, बल्कि जीवन भर की सेवा के बाद मिलने वाला सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का साधन है। इसलिए इसे टैक्स के बोझ से मुक्त रखा जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भी महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट ना जाए। आज की जानकारी बस इतनी ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।